चलिए। हेलो। हाँ। हेलो। क्या हाल चाल है? ठीक है। आइए। ये है जी, इसको आंदोलन में जाना है, इसको आंदोलन करना है, ये है, इसको रोको तो। ये है ये आंदोलन वाला। लोकसभा को दूसरा सदन कहा गया है। प्रथम सदन लोकसभा को। प्रथम सदन ना। द्वितीय सदन। प्रथम सदन ना। प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। द्वितीय सदन तो राज्यसभा है। द्वितीय सदन, उच्च सदन, बड़ों का सदन, राज्य परिषद। ये तो राज्यसभा ना। नहीं बताए हैं, बताइए। क्या बोल रहे हैं? कोई एक उठ करके बोलिए, ठीक है। ऐसे कैकू मैमू चैचू कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। लेते आओ, कहाँ लिखा हुआ है? लेते आओ। नोट में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ाए हैं, सुधार नहीं कर सकता है? हाँ, तो सुधार कर लिया है तो वक्त पतन करने का क्या जरूरी है? इसी को कहा जाता है थेथरोलॉजी करना। कहाँ पे लिखा हुआ है नोट में? लेते आओ न। भेज दो, नोट भेज दो, तुम मत आओ यार। ठीक है। नोट पास करो। कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है जी? है? पेज नंबर 237। लोकसभा की संरचना। लोकसभा संसद का पहला या निम्न सदन होता है। दूसरा को काट लो। बताए हैं ना जी। तो इसमें सुधार नहीं कर सकता है। अजीब हाल है। लोकसभा संसद का पहला या निम्न सदन होता है। मतलब लोकसभा इतना पढ़ा दिया उसके बाद याद आया। अरे कमेंट दो, कमेंट का गैप कर दिया तुमको बोले हटाने के लिए कमेंट। पागल। क्या कमेंट कर रहा था? ये आंदोलन कौन है जी? इसको आंदोलन करना, इसको पढ़ना लिखना नहीं है। क्या किया जी? संदीप है। संदीप नाम है ना जी। उसको आंदोलन करना है, इसको भेज दो गर्दनी बाग। यहाँ पर आपस में एकता है, ये न है आंदोलन करेगा ही। इसको सुधार कर लेना तुम लोग, ठीक है।
तो ये बताए हैं तो ये अजीब है। आइए, सुधार कर लिए हैं ना आप लोग? चलिए, सुधार करने वाला सुधार पहले ये कर लिया था, समझे? चलिए, आइए अब पढ़ते हैं। ये बोलने वाला बात है जी भा महाराज। आइए अब पढ़ते हैं। हटा दो अब कमेंट। आइए, देखिए, अब जो है कल के सेशन में जहां पर हम आपको छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड एक दो प्रश्न हम आपको पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए आप। बताइए, लोकसभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। संख्या में लोकसभा का कोरम क्या होता है? राज्यसभा का कोरम 25 ना। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद के दो सदनों के बीच कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं, संसद के दो सत्रों के बीच कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप एक वर्ष में संसद का कितना सत्र आयोजित होना चाहिए? होना चाहिए कितना? 2। होता कितना? 3 ना। साल का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र ना। आगे बताइएगा, संसद के सत्र के आहूत होने, सत्रावसान होने, अरे क्वेश्चन तो सुनिए। संसद के सत्र के आहूत होने, सत्रावसान होने और विघटन होने के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद 85 ना। संसद के सत्र को आहूत कौन करता है? सत्रावसान कौन करता है? विघटन कौन करता है? क्या स्थगन राष्ट्रपति करते हैं? नहीं ना। लोकसभा को स्थगित कौन करते हैं? लोकसभा के। राज्यसभा को स्थगित कौन करता है? राज्यसभा का। कौन सदन का विघटन होता है? कौन सदन का विघटन नहीं होता है? राज्यसभा ना। लोकसभा का विघटन कौन करते हैं? किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के। यही सब बात न कल बताए थे, कल यही सब बात बताए थे। अब आज यहां से कंटिन्यू हो रहे हैं, अब आगे आप समझिएगा। देखिए, लोकसभा का जब विघटन होता है तो लोकसभा के विघटन होने का विधेयकों पर काफी प्रभाव पड़ता है। लोकसभा के विघटन होने का विधेयकों पर काफी प्रभाव पड़ता है, काफी प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा के विघटन होने पर, लोकसभा के विघटन होने पर
होने पर पड़ने वाला प्रभाव, लोकसभा के विघटन होने पर पड़ने वाला प्रभाव, इस चीज को हम लोग समझते हैं और काफी महत्वपूर्ण है, तो गौर से समझिएगा आप थोड़ा सा। देखिए, सामान्य तौर पर कानून, सामान्य तौर पर कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी कानून का निर्माण करना हो, किसी भी कानून का निर्माण अगर सामान्य तौर पर करना हो, तो उस कानून के निर्माण को लेकर सामान्य तौर पर संसद के सदनों में, संसद के सदनों में मतलब लोकसभा राज्यसभा में विधेयक आता है। लोकसभा राज्यसभा में क्या आता है? विधेयक। अब अगर सामान्य कानून है तो सामान्य कानून के निर्माण को लेकर विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। तो लोकसभा के विघटन होने का विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा के विघटन होने का विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, मान लिया जाए कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, वह सबसे पहले आया लोकसभा में। मान लिया जाए कोई विधेयक है और वह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया, सबसे पहले लोकसभा में आया। लोकसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया। कोई विधेयक है, वह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया और लोकसभा ने उसे पारित कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, कोई विधेयक है, सबसे पहले लोकसभा में आया और लोकसभा ने पारित कर दिया। तो लोकसभा के पारित करने मात्र से वह विधेयक कानून बन जाएगा? नहीं ना बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। लोकसभा के बाद वह विधेयक राज्यसभा में जाएगा? बोलिए नो, नहीं जाएगा। आप लोग तो ऐसा रिएक्ट करते हैं ना, लगता है कल्हे से बैच शुरू हुआ है और कल्हे से हम पढ़ाना शुरू किए। कम से कम हाँ या ना भी तो बोलिए, समझ गए? हाँ या ना बोलेंगे मतलब लग रहा है मृत अवस्था में, मतलब गुलबी घाट सबको एक एक करके हम पहुंचा देंगे। ठीक है, अब गुलबी घाट क्या है पता है ना? शमशान घाट है, वहां पे लाश को पहुंचाया जाता है, मरने के बाद आदमी गुलबी घाट जाता है, समझे? तो वैसा मृत अवस्था में मत हो जाइए, समझे? देख रहे हैं उधर गुलबी घाट हो गया। चलिए सुनिए, है छोड़ो, है छोड़ो, ठीक है। देखिए, कोई विधेयक है, अरे कोई स्टाफ सब ना है इधर, कहाँ गया है रे तू लोग? है कहाँ गया है? हैं? जाके देखो ना वो क्या हुआ है, मुंह देख रहा है जी। चलिए सुनिए, कोई विधेयक, अब आइए इधर बोर्ड पे आइए, ठीक है। कोई विधेयक है, सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, लोकसभा के पारित होने के बाद वह राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति मंजूरी देगा, विधेयक कानून बन जाएगा। लेकिन मान लिया जाए लोकसभा पारित कर दिया, लोकसभा पारित करने के बाद विधेयक राज्यसभा गया, विधेयक राज्यसभा में है ही, विधेयक अभी राज्यसभा में है ही, लोकसभा के पारित करने के बाद विधेयक राज्यसभा गया, विधेयक अभी राज्यसभा में है ही, राज्यसभा ने विधेयक को पारित नहीं किया है, विधेयक राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा को उसे पारित करना है, लेकिन उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया। मान लिया जाए कि उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया,
तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वह विधेयक अस्तित्व में रहता है या विधेयक समाप्त हो जाता है? इस स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अस्तित्व में नहीं रहता है, बल्कि विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त। क्या हो जाता है? समाप्त। विधेयक समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से दिमाग में जाने दीजिएगा, समझ गए? यही सब कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, ये जो टॉपिक अभी हम बताने जा रहे हैं 3 4 5 पॉइंट, ये सब काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस सब पॉइंट में कंफ्यूजन एकदम होता है, तो गौर से समझिएगा और अपने दिलो दिमाग में जाने दीजिएगा बात। अगर कोई विधेयक है, वह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही आया, लोकसभा में आया, लोकसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा जब पारित कर देगा तो यह विधेयक जाएगा राज्यसभा में, और विधेयक राज्यसभा में लंबित है, और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो इस स्थिति में वह विधेयक खत्म हो जाता है, वह विधेयक समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में वह विधेयक खत्म हो जाता है या वह विधेयक समाप्त हो जाता है। समझ गए? अब दूसरा कंडीशन है, मान लिया जाए कोई विधेयक है, वह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया। कोई विधेयक है, वह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में आया। लोकसभा में वह विधेयक है, लोकसभा में ही वह विधेयक लंबित है, मतलब अभी लोकसभा में ही उस विधेयक पर, लोकसभा में ही वह विधेयक लंबित है, मतलब अभी लोकसभा में ही उस विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है, फिर आगे जो है मतदान होगा, मतलब अभी लोकसभा में ही विधेयक है। लंबित होने का मतलब आप ये मान करके चलिए अभी लोकसभा में ही विधेयक, कोई विधेयक है वह सबसे पहले लोकसभा में आया और वह विधेयक लोकसभा में ही है, और लोकसभा में ही है, और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया, और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया, तब पर भी विधेयक समाप्त हो जाता है। तब पर भी विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त। क्या हो जाता है? समाप्त। ये दो कंडीशन हमने आपको बतलाया है जब कोई विधेयक समाप्त हो जाता है। ये दो कंडीशन हमने आपको बतलाया है जब कोई विधेयक समाप्त हो जाता है, तो दोनों बात को दिमाग में जाने दीजिएगा, समझ गए? मान लिया जाए कि जैसे आपको कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे 3 कृषि कानून केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया, 3 कृषि कानून केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया, तीनों कृषि कानून को केंद्र की मोदी सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन मान लिया जाए कि फिर से वही तीनों कृषि कानून केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रही है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहले वो तीनों कृषि कानून लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में वह विधेयक लंबित ही है और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो वह तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो विधेयक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। या फिर 3 कृषि कानून लोकसभा में आया और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो इस स्थिति में भी तीनों कृषि कानून क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा में ही लंबित है और उस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तब पर भी वह विधेयक क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ये दो स्थिति है जब विधेयक समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जब लोकसभा के विघटन होने का विधेयक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं, कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जब लोकसभा के विघटन होने का विधेयक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब कब, किन किन स्थितियों में, किन किन स्थितियों में लोकसभा के विघटन होने का विधेयक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को हम आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
मान लिया जाए कोई विधेयक है, कोई विधेयक है, वह विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में आया, राज्यसभा में आया, कोई विधेयक है वह सबसे पहले राज्यसभा में आया और विधेयक अभी राज्यसभा में ही है, विधेयक अभी राज्यसभा में ही लंबित है, विधेयक लोकसभा अभी गया नहीं है, विधेयक अभी राज्यसभा में ही लंबित है, विधेयक लोकसभा गया ही नहीं, विधेयक अभी राज्यसभा में ही लंबित है और फिर लोकसभा का विघटन हो गया। तो इस स्थिति में उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह विधेयक समाप्त नहीं होता। यानी अगर कोई विधेयक है वह सबसे पहले राज्यसभा आया, विधेयक राज्यसभा में ही लंबित है, विधेयक लोकसभा गया ही नहीं है, तो इस कंडीशन में विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। अगली बात यह है, अगर कोई विधेयक है किसी भी सदन में आया, देखिए एक बात आप जानिए, संसद के सत्रों के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद के सत्रों के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप इस बात को समझिएगा। जैसे मान लिया जाए अभी शीत सत्र होगा, अभी अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर में शीत सत्र होगा। मान लिया जाए कि शीत सत्र में 3 कृषि कानून को लेकर विधेयक संसद के सदनों में लाया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया गया, मान लिया जाए लाया गया। किसी कारणवश शीत सत्र में उस विधेयक को पारित नहीं किया जा सका और शीत सत्र समाप्त हो गया, तो क्या 3 कृषि कानून को लेकर लाए जाने वाले वो विधेयक समाप्त हो जाएंगे? नहीं, बल्कि वो विधेयक आगे बजट सत्र में आएगा, बजट सत्र में पारित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर बजट सत्र भी समाप्त हो गया और पारित नहीं हो सका तो मानसून सत्र में पारित करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बात आप अपने दिलो दिमाग में जाने दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद के दोनों सत्रों के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि लोकसभा के विघटन होने का विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। लोकसभा के विघटन होने का विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। सत्रावसान होने का मतलब होता है एक सत्र का समाप्त होना, और विघटन का मतलब होता है पूरा का पूरा लोकसभा ही खत्म हो जाना। जैसे 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा विघटित हो गया, मतलब 18वीं लोकसभा समाप्त हो गया। अब 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे और 19वीं लोकसभा अस्तित्व में आएगा। सत्रावसान का मतलब होता है एक सत्र का समाप्त होना, एक सेशन का समाप्त होना, एक सेशन का समाप्त होना होता है। जैसे पर डे आपके क्लास में 2 सेशन होता है, एक आर्ट का होता है, एक साइंस का होता है। एक सत्र के समाप्त होने मात्र से आपका क्लास समाप्त नहीं हो जाता है या चीज समाप्त नहीं हो जाता है, समझ गए। तो सत्रावसान होने का विधेयक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को भी अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। 3-4 को बात गया सबसे पहले दिन है, चल गया सही में। सत्रावसान और विघटन, सत्रावसान और विघटन दोनों एक चीज है, दोनों अलग अलग न है। सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? संसद के सदनों के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना। विघटन होने, लोकसभा के विघटन होने का विधेयक पर प्रभाव पड़ता है? पड़ता है ना हो। अगर कोई विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में आया और विधेयक राज्यसभा में ही लंबित है, विधेयक राज्यसभा में ही लंबित है, विधेयक लोकसभा गया ही नहीं, तो क्या विधेयक समाप्त हो जाएंगे? नहीं ना होंगे, समाप्त नहीं होंगे। यहां तक तो हमको लगता है ठीक ठाक जा रहे हैं, ठीक ठाक जा रहे हैं।
अब अगली बात समझिएगा आप। सत्रावसान होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली बात समझिएगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी विधेयक को लेकर, अगर किसी साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक, अगर किसी साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक को लेकर संसद के दो सदनों के बीच मतभेद हो गया है, तो उस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? भारत के। मान लिया जाए किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न हो गई और राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर दिया। राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन के पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर दिया। तो इस स्थिति में वह विधेयक समाप्त नहीं होता। इस स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होता है तो भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, हाँ या ना? है? अगर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन होने से पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर देते हैं तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन होने से पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर देते हैं तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। विधेयक समाप्त नहीं होता है। दूसरी बात, मान लिया जाए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं या राष्ट्रपति जब उस पर अपनी मंजूरी देते हैं। ऐसा ही होता है, हाँ या ना? ऐसा होता है ना? होता है। तो मान लिया जाए संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया, वह विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति अपने पास विचार करने के लिए रख लिया और उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया, तब पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता है। अगली बात, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तब पर भी विधेयक समाप्त नहीं होता है। मतलब अगर दोनों सदन पारित कर दिया है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति विचार करने के लिए अपने पास रख भी लेता है, लोकसभा विघटित भी हो जाता है, तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर जो है आपको लोकसभा विघटित हो गया, तो उसका भी विधेयक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब कब कोई विधेयक लोकसभा के विघटित होने से समाप्त होते हैं और कब कोई विधेयक लोकसभा के विघटित होने से समाप्त नहीं होते हैं, इन बातों की चर्चा अभी हमने आपके साथ किया है। तो आप नोट में देखिएगा, वहां पर आपको लिखा हुआ होगा विघटन का विधेयकों पर प्रभाव। इसको आप पढ़िएगा थोड़ा सा, विघटन का विधेयकों पर प्रभाव। विघटन का विधेयकों पर प्रभाव।
पढ़ लिए, यही सब बात है जी। है, बात समझ में आया है ना? चलिए ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे है लेमडक सत्र। लेमडक सत्र क्या होता है? लेमडक सत्र इसको हम लोग समझते हैं। आइए हीरो सब, आइए इधर। लेमडक सत्र किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि लेमडक किसे कहा जाता है। लेमडक किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। देखिए, अभी कौन सी लोकसभा चल रही? 18वीं लोकसभा ना? अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव 2024 में हुए हैं ना जी। 18वीं लोकसभा से पहले कौन सी लोकसभा सत्र में थे? 17वीं लोकसभा ना? और 17वीं लोकसभा सत्र में रही है 2019 से 2024। 2019 से 2024 तक 17वीं लोकसभा सत्र में रही है, हाँ या ना? और 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और अभी जो है 18वीं लोकसभा अपने सत्र में है। एक बात बताइए, जो लोग 17वीं लोकसभा में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, क्या वही सब लोग 18वीं लोकसभा में लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए? नहीं ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 17वीं लोकसभा में भी चुने गए होंगे और 18वीं लोकसभा में भी चुने गए होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी 17वीं लोकसभा में भी चुने गए और 18वीं लोकसभा में भी चुने गए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो 17वीं लोकसभा में भी चुने गए और 18वीं लोकसभा में भी चुने गए। और भी अनेकों लोग हैं। राहुल गांधी भी 17वीं लोकसभा में भी चुने गए, 18वीं लोकसभा में भी चुने गए। रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से हैं, 17वीं लोकसभा में भी चुने गए हैं और 18वीं लोकसभा में भी चुने गए। तो कुछ लोकसभा के एमपी तो 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और 18वीं लोकसभा में भी लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। वर्तमान में भी वो लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसा है ना? लेकिन एक बात बताइए, कुछ ऐसे भी एमपी होंगे जो 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे होंगे लेकिन 18वीं लोकसभा के सदस्य वे नहीं बन पाए होंगे। वे 18वीं लोकसभा का चुनाव लड़े होंगे लेकिन वे चुनाव हार गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं पटना का ही, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के एमपी थे रामकृपाल यादव, लेकिन वो इस बार चुनाव हार गए हैं और उनके स्थान पर पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव जीती है मीसा भारती चुनाव जीती है। तो रामकृपाल यादव तो 18वीं लोकसभा का चुनाव तो वो लड़े थे, 18वीं लोकसभा का चुनाव वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से ही लड़े, लेकिन मीसा भारती ने उन्हें चुनाव हरा दी। तो अब आप समझिए, देखिए सबसे पहले आप लेमडक समझिए। लेमडक किसे कहा जाता है? लोकसभा के वैसे सदस्य जो वर्तमान की लोकसभा के सदस्य नहीं है लेकिन उससे ठीक पहले के लोकसभा के सदस्य वे थे। जैसे रामकृपाल यादव 18वीं लोकसभा के सदस्य नहीं है
लेकिन उससे पहले 17वीं लोकसभा जो था, 17वीं लोकसभा के सदस्य रामकृपाल यादव थे। तो रामकृपाल यादव 18वीं लोकसभा के संदर्भ में लेमडक सदस्य हो जाएंगे। रामकृपाल यादव 18वीं लोकसभा के संदर्भ में जो है आपको लेमडक सदस्य हो जाएंगे। मतलब जो वर्तमान की लोकसभा से ठीक पहले की लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन वर्तमान के लोकसभा के सदस्य वे नहीं। अब देखिएगा लेमडक सत्र, लेमडक सदस्य समझे? जैसे मान लिया जाए कि मोदी जी ही 18वीं लोकसभा में चुनाव जीते हैं, मान लिया जाए 19वीं लोकसभा में वे चुनाव नहीं जीत पाए, तो वे 19वीं लोकसभा के संदर्भ में लेमडक सदस्य हो जाएंगे, या कोई भी, एनीबडी, कोई भी, समझ गए? तो लेमडक इसी को कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे वर्तमान में 18वीं लोकसभा अस्तित्व में है। 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, गौर कीजिएगा, 18वीं लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले 17वीं लोकसभा का जो अंतिम बैठक होता है, 17वीं लोकसभा के अंतिम बैठक को ही लेमडक सत्र कहा जाता है। 17वीं लोकसभा के अंतिम बैठक को ही लेमडक सत्र कहा जाता है। लेमडक सत्र कहा जाता है क्योंकि उस बैठक में वैसे भी सदस्य शामिल होते हैं जो कि 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए नहीं होते हैं, जो कि 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए नहीं होते हैं। तो वर्तमान की लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले की लोकसभा का जो अंतिम बैठक होता है, जिस बैठक में वे भी सदस्य शामिल होते हैं जो नई लोकसभा के लिए सदस्य नहीं बने हैं, और वे भी सदस्य शामिल होते हैं जो नई लोकसभा के लिए सदस्य बने हैं, उसी सत्र को कहा जाता है लेमडक सत्र। लेमडक सत्र 18वीं लोकसभा के लिए रामकृपाल यादव लेमडक सदस्य है, और रामकृपाल यादव जैसे चुनाव हारने वाले और 18वीं लोकसभा का चुनाव जीतने वाले सदस्यों का जो अंतिम बैठक हुआ होगा, उस अंतिम बैठक को ही कहा जाता है लेमडक सत्र। समझे हैं कुछ? एक बार पढ़िए उसको, थोड़ा और समझ में आएगा। है समझे जी? कोई कंफ्यूजन भी है? नहीं ना है? आगे बढ़े ना। उसके बाद गणपूर्ति है। गणपूर्ति के बारे में तो बता दिए हैं। उसके बाद है संसद में भाषा। अब संसद में भाषा को समझते हैं क्या? देखिए संसद में, देखिए एक बात आप जानिए, एक आपको भारतीय संविधान में भाग 17 है, और भाग 17 में राजभाषा से संबंधित चीजों को हम लोग जानेंगे। वहां पर जब आप जानिएगा तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, हाई कोर्ट की भाषा क्या है, विधेयक बनाने की भाषा क्या है, नियम कानून बनाने की भाषा क्या है, आदेश जारी करने की भाषा क्या है, ये सब जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन आप लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हैं, मतलब संसद के विषय में पढ़ रहे हैं, तो संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर अगर देखा जाए तो संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर अगर देखा जाए तो इसको लेकर जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 120। संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर अगर देखा जाए तो इसको लेकर जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 120। और अनुच्छेद 120 की अगर हम लोग बात करें तो
जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 है, यह अनुच्छेद यह कहता है कि संसद में या तो आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इन जनरली, सामान्य तौर पर संसद में या तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यह बात कहता है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 सामान्य तौर पर यह बात कहता है कि संसद में या तो आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन सदन के अध्यक्ष या सभापति संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में भी बोलने का अधिकार दे सकता है। संसद के अध्यक्ष या सभापति को यह अधिकार है कि वह आपको आपकी मातृभाषा में सदन में बोलने का अधिकार दे सकता है। ये सदन के अध्यक्ष या सभापति को अधिकार होता है। समझ गए? ये है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हां, संसद में भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, संसद में भाषा को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 120। यही बात है, और तो उसमें कुछ है नहीं। इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिए हो। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो आगे है संसद कार्यवाही के साधन, यानी संसदीय कार्यवाही। चलिए समझिएगा। संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही समझिएगा आप। देखिए, लास्ट सेशन में भी हम आपको बताए थे, संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो काम होता है, दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, या सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जिसमें पहला आवर होता है 11 से 1, और फिर लंच ब्रेक 1 से 2 होता है लंच ब्रेक, और फिर 2 से 6, 2 बजे से 6 बजे तक, यही होता है। तो संसद में जो काम होता है प्रतिदिन, सुबह में 11 से शाम में 6 तक, बीच में 1 से 2 के बीच में लंच ब्रेक होता है। मतलब 2 पीरियड में, 2 अलग अलग कालखंड में, 2 अलग अलग कालखंड में जो है आपको संसद में काम होता है। अब आपको जो पहला पीरियड होता है, पहला कालखंड होता है, उसमें पहला समय होता है 11 से 12, ये होता है आपको प्रश्नकाल, ये होता है आपको प्रश्नकाल। फिर दूसरा पीरियड होता है 12 से 1, ये होता है आपको शून्यकाल, ये होता है आपको शून्यकाल। सामान्य संसदीय परंपरा में 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है ये प्रश्नकाल होता है, और 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है ये शून्यकाल होता है। देखिए, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न पूछा जाता होगा।
और सच में जो क्वेश्चन आवर होता है, लोकसभा में भी क्वेश्चन आवर के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उस प्रश्न का जवाब देते हैं। राज्यसभा में भी क्वेश्चन आवर के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। और प्रश्नकाल के दौरान पहले से निर्धारित प्रश्न मंत्रियों से पूछे जाते हैं। पहले से निर्धारित प्रश्न मंत्रियों से पूछे जाते हैं। अब अगर आप प्रश्न की बात करेंगे तो जो प्रश्न होता है, प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है और एक अल्प सूचना प्रश्न होता है। एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, देखिए होता क्या है कि मान लिया जाए कि राहुल गांधी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर प्रश्न पूछना है, तो कम से कम 15 दिन पहले सूचना देना होता है। 15 दिन पहले सूचना देना होता है कि हम फलना सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछना चाहते हैं और पहले से निर्धारित प्रश्न सब जो है आपको पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी सुबह उठ के आया और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले से निर्धारित प्रश्न जो है आपको होता है, वही जो है आपको पूछा जाता है। तो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी प्रश्न पूछता है संसद सदस्य। विपक्ष के लोग किससे प्रश्न पूछता है? तो सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं उससे प्रश्न पूछता है। जो लोग मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए, एक तारांकित प्रश्न होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है। तो सामान्य तौर पर तारांकित और अतारांकित प्रश्न को आप समझिए। देखिए, वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है उसी को कहा जाता है तारांकित प्रश्न। वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है उसको कहा जाता है तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए राहुल गांधी ने अमित शाह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर तारांकित प्रश्न पूछा, तो अमित शाह मौखिक जवाब देंगे। और अगर अमित शाह के जवाब से राहुल गांधी संतुष्ट नहीं होते हैं तो तुरंत रिक्वेश्चन जो है राहुल गांधी अमित शाह से कर सकते हैं और फिर अमित शाह फिर से राहुल गांधी को संतुष्ट करने के लिए फिर से जो है उत्तर देंगे। तो जो तारांकित प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक देना होता है और इसको लेकर के जो है पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक दिन में लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वही अतारांकित प्रश्न, वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है, वही अतारांकित प्रश्न होता है और इसको लेकर के पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसको लेकर के पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और एक दिन में लोकसभा में 230 अतारांकित प्रश्न और राज्यसभा में 155 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में 155 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि सामान्य तौर पर पहले से सूचना देकर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई लोक महत्व का मुद्दा है, उस पर कम समय में सूचना देकर संसद सदस्य जो संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछता है, उसी प्रश्न को कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। उसी प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आवर के दौरान मुख्य तौर पर जो है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों से संसद सदस्यों के द्वारा जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो प्रश्नकाल के बाद आता है आपको शून्यकाल। शून्यकाल के दौरान भी प्रश्न ही पूछा जाता है। शून्यकाल की अगर आप बात करेंगे तो शून्यकाल के दौरान भी प्रश्न ही पूछा जाता है।
और इस अवधि को नाम शून्यकाल भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया। भारतीय मीडिया के द्वारा जो है इस अवधि को शून्यकाल नाम दिया गया है। और यह संसदीय परंपरा में भारत की देन मानी जाती है। संसदीय परंपरा में भारत की देन मानी जाती है। देखिए, जब 12 बजता है तो 12 जब बजता है तो आप गौर करेंगे घंटा के स्थान पर जो है 00 होता है, मिनट के स्थान पर 01, फिर 0002, फिर 0003, और फिर ऑनवर्ड आगे बढ़ते जाइएगा और 0059, और फिर बज जाता है 1 बज जाता है, फिर 1 बज करके 1 मिनट हो जाता है, 1 बज करके 2 मिनट हो जाता है। तो 12 बजे से 1 बजे का जो कालखंड होता है, इस समय में घंटा के स्थान पर 00 होता है, मिनट के स्थान पर तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 100 मिनट होता है। इसी वजह से इस कालखंड को ही जो है आपको नाम दे दिया गया है शून्यकाल। समझ गए? प्रश्न काल के ठीक बाद का जो कालखंड होता है वही आपको शून्यकाल होता है। प्रश्न काल के ठीक बाद का जो कालखंड होता है वही आपको शून्यकाल होता है। और शून्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो शून्यकाल के दौरान भी संसद सदस्यों के द्वारा प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से निर्धारित प्रश्न नहीं होते हैं। समझ गए? तो शून्यकाल के दौरान भी जो है आपको प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और जो संसद होता है, संसद में प्रश्न पूछे जाने के अलावे जो है कानून निर्माण को लेकर विधेयक लाया जाता है, विधेयक पर चर्चा होता है, विधेयक पर चर्चा होता है। अब आप ये मत समझिएगा कि संसद में जो है यानी लोकसभा राज्यसभा में अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा में सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही चलते रहता है भर दिन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता है, फिर जो अलग अलग विधेयक आता है उस विधेयक पर चर्चा भी होता है। पक्ष, सत्ता पक्ष के लोग अपना पक्ष रखते हैं, विपक्ष के लोग अपना पक्ष रखते हैं, फिर उसमें संशोधन भी होता है, फिर जो है उस पर मतदान भी होता है। ये तमाम प्रकार के कार्य जो है आपको होते हैं, ये सभी प्रकार के कार्य जो है आपको होते हैं। समझ गए? तो यही है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़े हो? पढ़ लिए? दो तुझे। हीरो सब इधर ही पढ़े। गुरुजी सब पढ़ लिए। संसदीय परंपरा में पहला घंटा का जो कालखंड होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न काल। प्रश्न काल कहा जाता है।
सामान्य तौर पर भारत में प्रश्नकाल कब से कब तक? 11 बजे से 12 बजे ना। आगे बताइएगा, इस अवधि के दौरान संसद सदस्य किससे प्रश्न पूछते हैं? मंत्रियों से ना। लोकसभा में एक दिन में कितने मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं? और लिखित 200। राज्यसभा में एक दिन में कितने मौखिक? लिखित। अच्छा, वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, तारांकित ना। वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, तारांकित ना। और तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जाता है। आए? वैसे प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है। आए? और तारांकित प्रश्न पर जो है पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं ना। अब प्रश्नकाल के ठीक बाद क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल ना होता है, शून्यकाल होता है। भारतीय संसदीय परंपरा में कब से कब के कालखंड को शून्यकाल? 12 से। अच्छा, इस समय को शून्यकाल नाम किसने दिया? भारतीय मीडिया ने। संसदीय परंपरा में ये जो कालखंड है इसे शून्यकाल नाम जो दिया गया है भारतीय मीडिया के द्वारा, यह संसदीय परंपरा में भारत की देन न मानी जाती। देखिए, संसदीय परंपरा में भारत की कैसी देन है, मतलब एक निश्चित कालखंड को जो है नाम दे दिया है शून्यकाल। बस यही देन है संसदीय परंपरा में भारत का, और कुछ भी देन न है और भी है देन, ऐसा नहीं है कि नहीं है देन, समझ गए? तो याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं संसद में विभिन्न प्रस्ताव। अब आगे है आपको संसद में विभिन्न प्रस्ताव, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, ये सब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, संसद में विभिन्न प्रस्ताव, इन सभी चीजों को जो है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। हल्ला मत कीजिए। चलिए, शांत रहिए, शांत रहिए। है शांत रहो, तो लोग शांत रहो। हाँ, होमवर्क बढ़ा रहे हैं, आगे दीजिए। क्वेश्चन बैंक में होमवर्क बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दीजिए। सेट नंबर 7 तक हो गया है, 8 भी हो गया है। वाह, ऐसे आप लोग रिवीजन क्या करते हैं वो हम भी जानते हैं। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है? सब्जेक्ट में कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में होमवर्क दे रहे हैं। 9 नंबर, बिहार पुलिस, नहीं पूरा नहीं, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 11/3/2018 द्वितीय पाली का हल प्रश्न पत्र 301 से 318, पेज नंबर 301 से 318। इसमें प्रश्न है पहला, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 50, कहां एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 301 से 310, समझ गए? पेज नंबर 301 से 310, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करके आइए, ठीक है? इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। हाँ जी, होगा, टेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, हाँ होगा।